2023 की लड़ाई उम्र पर आई। बीजेपी का प्लान टारगेट पर नाथ। बीजेपी के निशाने पर सिर्फ कमलनाथ है, फिर चाहे कमलनाथ को घेरने के लिए उनके बयानों का सहारा लेना पड़े या फिर उनकी उम्र का। बीजेपी कमलनाथ को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती। एक दिन पहले ही कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कमलनाथ मॉडल को 1980 का बताया था, लेकिन अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ को 75 साल का कहकर उन पर तंज कसा और कहा कि जनता उनको संन्यास दिला देगी। देखिए, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, ये लोग 70 पार कर गए और 75 के आसपास पहुंच गए सब लोग। अब राजनीति के अंतिम दौर में हैं। घर में जैसे दादा दादी डांट नहीं देते हैं किसी को भी, अपन बुरा नहीं मानते, ऐसे ही डांटते रहते अपनी पार्टी के और लोगों को भी और बाहर के लोगों को भी, तो उसका क्या बुरा मानना। अब ये तो उनको निर्णय करना है, ये तो जनता संन्यास दे देगी। जाहिर है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ही कांग्रेस का चेहरा होंगे। कांग्रेस ने भी कमलनाथ के सहारे ही चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी की है। इसीलिए बीजेपी ने सीधे कमलनाथ को टारगेट पर ले रखा है और कमलनाथ की उम्र को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की भी कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने भी इस मसले पर बीजेपी पर पलटवार किया। राजनीति में कोई एज का सवाल नहीं होता है। राजनीति में एज का सवाल नहीं भाई, जब दिमाग शरीर सब मजबूत है तब तक राजनीति करेंगे। ये थोड़ी कि मतलब भाजपा ने एक गाइडलाइन बना दी 70 के पार वालों को टिकट नहीं मिलेगा, तो विजयवर्गीय जी खुद दुखी है। तो राजनीति में ये बंधन नहीं होता है। बीजेपी की रणनीति तो साफ नजर आती है कि उनके टारगेट पर कमलनाथ ही हैं, लेकिन कांग्रेस के पास ऐसी कोई रणनीति नहीं दिखती जिसकी दम पर वो सीएम शिवराज सिंह को घेरे या नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े नेता को। अब इसके पीछे की वजह सीएम शिवराज सिंह की सरल सहज छवि भी एक वजह हो सकती है। कांग्रेस शायद ये समझ रही है कि जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर मोदी को घेरने की रणनीति उस पर उल्टी बैठती है, वैसे ही कहीं शिवराज सिंह को घेरने से भी उसको नुकसान ना हो जाए। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या कमलनाथ को टारगेट करना बीजेपी की सोची समझी रणनीति है? सवाल नंबर 2, क्या कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेताओं को घेरने से बचती है? सवाल नंबर 3, क्या नाथ की उम्र का जिक्र करके बीजेपी मनोवैज्ञानिक बढ़त लेना चाहती है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी का टारगेट फिक्स। तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने अपना टारगेट सेट करके रखा है और ये टारगेट है कमलनाथ जी की घेराबंदी। और इसको लेकर अलग अलग समय पर अलग अलग नेतागण सामने आते हैं। कभी ये कमान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा संभालते हैं, कभी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा जी अपने चुभते हुए बयानों के साथ सामने आते हैं। मुख्यमंत्री अमूमन आमतौर पर कोई इस तरह की टीका टिप्पणी से हमने देखा है कि वो अपने को अलग रखते हैं, लेकिन अब कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी फिर हमला बोला है। और मसला कमलनाथ जी की उम्र भी है और कहीं ना कहीं उनकी वरिष्ठता को भी बीजेपी निशाने पर ले रही है, क्योंकि उसके पास तुलना करने का एक विषय भी है। जैसा बीजेपी पहले कहती रही कि पिछले चुनाव में यानी 2018 के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में हुआ करते थे, तब भी बीजेपी इस बात को लेकर आगे बढ़ती है कि चेहरा दिखाया गया सिंधिया जी का और बाद में जब सरकार बनाने की बारी आई तो कमलनाथ जी आगे हो गए। ये वो मसले हैं जिनको लेकर दरअसल बीजेपी ये भी चाहती है कि कांग्रेस में खींच पैदा हो, कांग्रेस कुछ लूज टॉक करे। कमलनाथ जी तो बहुत संयमित रहते हैं इन विषयों को लेकर, लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता कभी कभी संयम खो देते हैं और उनके मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है प्रधानमंत्री को लेकर या मुख्यमंत्री को लेकर, जिसको लेकर बीजेपी को मौका मिलता है। लेकिन समीक्षक ये भी मानते हैं कि ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है कि जहां बीजेपी कमलनाथ जी को निशाना बना रही है, लेकिन कांग्रेस, खासतौर से कांग्रेस के टॉप लीडर्स शिवराज जी को लेकर आक्रामक और हमलावर नहीं है, और न ही बीजेपी की टॉप लीडरशिप यानी प्रधानमंत्री या मध्य प्रदेश के जो और प्रमुख नेता हैं वीडी शर्मा जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, इनको लेकर भी उनकी रणनीति अभी स्पष्ट नहीं है। तो मतलब है कि अभी उन्होंने ये तय किया है कि वो इस तरह की किसी शैली को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। ये अगर ऐसा है तो ये उनकी सोच होगी, या हो सकता है कि अभी इस दिशा में उन्होंने सोचा ही ना हो। आज इसी पर हम बात करेंगे।
जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, सह मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के, वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत है। अब्बास हफीज़ साहब हैं, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। मनोज सैनी साहब हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी। बीजेपी की तो बहुत ही आक्रामक रणनीति है, कांग्रेस की खामोशी है। जी, किस तरह देखते हैं दोनों पार्टियों को? देखिए शरद जी, कई बार एक जब चेहरा होता है तो उसके लाभ, नफा और नुकसान दोनों होते हैं। कांग्रेस के सामने यही है कि जो चेहरा है वो कमलनाथ जी का चेहरा है। जिस एक चेहरे की आप जिक्र कर रहे थे वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जा चुका। दिग्विजय सिंह जी है, लेकिन वो चेहरे के रूप में उनका इस्तेमाल कांग्रेस भी नहीं कर सकती, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही रणनीतिक तौर पर हर जगह, चाहे बयानों के जरिए उन पर निशाना साधना हो या उम्र जैसी बातों को लेकर सामने आ जाना कि उनके पास ऐसी उम्र नहीं है कि वो यदि मुख्यमंत्री बनते भी हैं तो इतना ज़्यादा काम कर पाएंगे। ये एक मनोवैज्ञानिक जो कार्यकर्ता है उस पर प्रभाव छोड़ता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के भीतर है, और जनता पर सीधा एक तरह से कहा जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लीडर में फर्क है। तो एक बहुत रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से बढ़ रही। अब कांग्रेस को ये समझने की जरूरत है, यदि वो किसी एक चेहरे को निशाना बना रहे हैं, कमलनाथ को निशाना बना रहे हैं, तो फिर क्या कांग्रेस के पास ऐसी कोई टीम है? तो उसकी कमी निश्चित रूप से हर जगह अभी तो नजर आ रही। हाँ, इतना जरूर है कि कमलनाथ खुद जितना जो कुछ कर ले या दिग्विजय सिंह जी जितना उनका साथ दे दे वो समझ आ रहा है, पर एक रणनीतिक तौर पर कोई ऐसी टीम बन जाए जो जैसा भारतीय जनता पार्टी के पास वी.डी. शर्मा भी अभी मन से, आप देखिए उम्र की बात कब आती है। एक तरफ वी.डी. शर्मा छिंदवाड़ा में उन पर निशाना साध रहे थे, दूसरी तरफ उज्जैन कैलाश विजयवर्गीय पहुंचते हैं तो वो कुछ कह देते हैं, और तीसरी बार हम ये भी देखते हैं कि हाँ, लेकिन यहाँ मनोज सवाल ये भी है कि ये सारी चीज़ें क्या वो असर भी पैदा करती हैं, जिस असर की उम्मीद उम्र या इस मसले को लेकर बीजेपी चाहती है, और इसके जवाब में काउंटर ना करके कांग्रेस क्या किसी रणनीति के तहत ऐसा कर रही है, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए शरद जी, इसका क्योंकि कई बार व्यक्तिगत तौर पर जो टीका टिप्पणी, जैसे प्रधानमंत्री को लेकर कांग्रेस जितनी घेराबंदी करती है उसका कई बार वो बूमरैंग हो जाता। देखिए इसका उदाहरण भी छिंदवाड़ा से ही आपको देखने को मिलेगा। यदि वो छिंदवाड़ा में कमलनाथ को घेर रहे हैं तो वहाँ वही स्थितियां है जैसी मोदी के बारे में जितना भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लोग जो कुछ कहते हैं उसका नेगेटिव असर होता है, वही छिंदवाड़ा में जब हम लोगों से बात करें तो उसी तरह की। चलिए नरेंद्र शिवाजी पटेल की तरफ मैं चलता हूँ। नरेंद्र जी, कई बार ऐसी रणनीति जब उम्र, और मुझे याद आता है अनिल माधव दवे जी स्वर्गीय, जो एक अद्भुत रणनीतिकार थे चुनाव के, वो हमेशा कहते थे कि उम्र दराज व्यक्तित्व, महिलाएं और बच्चे, चुनाव प्रचार की रणनीति में इन पर कभी आक्षेप या टीका टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, नहीं तो ये कई बार उलट बांसी भी हो जाती। बहरहाल ये चूँकि यहाँ कई बार नियम शिथिल इसलिए होते हैं कि सामने जो आपका प्रतिद्वंद्वी है वो प्रतिद्वंद्वी है, तो आपको बहुत चीज़ें भूलना पड़ती हैं। क्या बीजेपी इसीलिए भूल कर कमलनाथ जी की उम्र या उनकी वरिष्ठता को निशाना बनाने की कोशिश कर रही? ना देखिए शरद जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने स्वर्गीय अनिल माधव दवे जी का स्मरण करके एक बात कही है, तो निश्चित रूप से उन्होंने आपका भी गहरा संबंध रहा है और मेरे लिए तो वो पिता तुल्य रहे हैं, गुरु तुल्य रहे हैं, तो मेरे को तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने जो बात कही थी निश्चित रूप से बहुत प्रेरणादायक है कि उम्र दराज महिला और बच्चों को कम से कम चुनाव का विषय नहीं बनाना चाहिए। तो निश्चित रूप से इसका पालन हम आज भी कर रहे हैं। अब कमलनाथ जी तो अपने आप को उम्र दराज मानने तैयार ही नहीं है, तो केवल एक राजनेता के रूप में वो जो भी हम उनके ऊपर कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वे तथ्यात्मक हैं और राजनीतिक रूप से जो कही जानी चाहिए केवल वही बातें हैं। अब पूरे लोकसभा चुनावों में 29 क्षेत्रों में से केवल एकमात्र क्षेत्र हमारे पास रह गया था छिंदवाड़ा का, तो हमने उसको टारगेट फिक्स किया कि ठीक है इस बार 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे। जो हमको 28 मिली थी, 29वीं में हार मिली थी, वो 29वीं सीट भी हम जीते, इसके हमारे प्रयास हैं। जहाँ तक कमलनाथ जी अकेले का विषय, देखिए कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता, निश्चित रूप से स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय से वो राजनीति में है। उस समय केंद्रीय मंत्री बन गए थे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के मंत्रिमंडल में और लगातार काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उनकी वरिष्ठता का हम सम्मान करते हैं, लेकिन उम्र का भी राजनीति में एक फैक्टर होना चाहिए। ये राजनीतिक दल तय करें या ना करें, लेकिन पिछले समय के हम जो चुनाव परिणाम देखेंगे उसमें साफ और स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि जनता भी अब ऐसे चेहरों को पसंद करती है जिन चेहरों में ऊर्जा होती
है, जिन चेहरों से कुछ काम करने की हम अपेक्षा अच्छी रख सकते हैं, बड़ा जनता भी संकेत उन्हीं कर लोगों को गए चुन आप रही है। नरेंद्र जी, बड़ा संकेत कर गए बीजेपी के लिए इस चुनाव में। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से भारतीय जी। जनता पार्टी, शरद जी देखिए, उम्र की कई बार बातें आती हैं, हमारे यहाँ कोई फैक्टर है, कोई नीति है, ऐसा कदापि नहीं है, लेकिन इतनी नीति अवश्य है कि निरंतर नए लोगों को मौका मिलते जाए, पुराने लोगों में से जो छटकर अच्छा काम कर रहे हैं वो ऊपर उनको काम करने का मौका मिले, और निचले स्तर पर नए नए लोगों को मौका मिलते रहे। ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है। उसी के कारण है कि जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, जो बूथ अध्यक्ष हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, जो पोस्टर चिपकाने वाले जी हाँ, कार्यकर्ता हैं वो उपराष्ट्रपति बन जाते जी, हैं। तो ये जी। भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है केवल। चलिए, तो ये बड़ी बात कह रहे हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल जी कि उम्र का एक बड़ा फैक्टर होता है, और जब बीजेपी का एक महत्वपूर्ण नेता जो सह मीडिया प्रभारी भी है, जब वो ये बात कह रहा है तो जाहिर तौर पर बहुत सारी बातें स्पष्ट भी होती हैं। खैर, बीजेपी ये तय कर चुकी है कि उम्र एक फैक्टर है। वो भले ही स्पष्टता से ये बात सार्वजनिक और मीडिया के मंच पर ना कहे, लेकिन कांग्रेस में ऐसी कोई हदबंदी अभी तक तय नहीं हुई है। हालांकि उम्र का फैक्टर हर पार्टी मानती है, क्योंकि ये बात सही है कि एक सीमा तो आपको कहीं ना कहीं तय करनी पड़ती है, क्योंकि युवा नेतृत्व इंतजार करता है। बहरहाल, आप किस तरह देखते हैं अब्बास हफीज साहब, आपके नेता लगातार बीजेपी के रडार पर बने हुए हैं, और कमलनाथ जी को लेके बहुत नाना प्रकार की टिप्पणियां पहले भी रही हैं, और अब फिर एक बार उनकी वरिष्ठता और उनकी आयु को लेकर बीजेपी अपने आक्रमण कर रही है। जी देखिए शरद जी, सबसे पहली बात यह है कि रडार पे किसको लिया जाता है जिससे डर लगता है। भारतीय जनता पार्टी को डर सताने लगा जैसे जैसे चुनाव सामने आ रहे हैं। एक विजनरी लीडर सामने है जो आपके ऑपोजिशन की पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, जिसकी अम्ब्रेला के नीचे हर एक नेता है, हर एक कार्यकर्ता है, पूरी कांग्रेस एक है। और उन्होंने महंगाई की मार को देखते हुए एक ऐसा अनाउंसमेंट किया कि 500 रुपये के अंदर गैस की टंकी देंगे, 1100 रुपये में जो देती है ये सरकार। उसके बाद से ही पूरी भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट के ऊपर आके उनका विरोध करने लगी। अरे अगर विरोध करना है तो ये कहो हम भी 500 में आज कर देते हैं गैस की टंकी को, हम भी हर एक सीमाएं हटाकर और महिलाओं को 18,000 रुपया साल का देने लगेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें भाजपा के बस की नहीं है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। आज की तारीख के अंदर कर्नाटक में चुनाव हो रहा है शरद जी, येदियुरप्पा जी को वापस लेकर आए हैं, प्रभारी बनाया है, चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया है, उनके हाथ में पूरा चुनाव दिया है। बीजेपी अंतरकला के दौर से गुजर रही है कर्नाटक में सिर्फ इसी वजह से कि आपकी कथनी कुछ होती है, करनी कुछ होती है। और क्या मैं ये सवाल करूं शिवाजी पटेल साहब से, हमारे नरेंद्र भाई बड़े भाई हैं, पुराने साथियों में से हैं, बड़े काबिल व्यक्ति हैं, क्या मोदी जी 2.5 साल के बाद रिटायर होने वाले हैं इस राजनीति से? क्या ये कहने का दम बीजेपी के किसी नेता में है? अगर सही में वाकई एज फैक्टर होता है, कमलनाथ जी एक ऊर्जावान नेता हैं, ऊर्जा का संचार करते हैं, पूरी कांग्रेस उनकी से ऊर्जा हासिल करके और मैदान के अंदर डटी हुई है। और आज अगर आपको मुकाबला करना है, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी चेंज ऑफ लीडरशिप के लिए इस तरह की बातें बार बार करती है कि भाई अब तो युवाओं को मौका मिलना चाहिए, चेहरा परिवर्तित होना चाहिए। मुख्यमंत्री कब तक शिवराज जी बने रहेंगे, कब तक उनका चेहरा बना रहेगा? जब वीडी शर्मा जी आए प्रदेश अध्यक्ष बनके, हम इसी चैनल के ऊपर बैठे थे, उस वक्त शरद जी कहा गया युवा प्रदेश अध्यक्ष मिला है। 50 साल की आयु के अंदर जब युवा होता है राजनीति के अंदर, तो फिर उससे आगे तो अभी तो जवानी का दौर आया है, उसके बाद बहुत लंबा चलता है, राजनीति है। और मुझे लगता है कि बीजेपी को भी अब मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए। ये आयु किसी की करना, ये सारे, ये तो बिलो द बेल्ट चला जाना है कि आपके पास मुद्दे हैं नहीं। बार बार कमलनाथ जी फोबिया से गुजरना जो पड़ रहा है, उससे जनता समझती है। आप भी कीजिए कमलनाथ जी जैसी घोषणाएं, आप भी कीजिए डिलीवरी वाली बातें, तो आपको भी जनता मौका देगी। इस बार मौका नहीं मिलने वाला। मनोज जी, जो बात अब्बास हफीज साहब कह रहे हैं, शिवराज जी को हम देखते हैं कि उनका जो निशाना रहता है वो मुद्दों पर रहता है, और जिस तरह से लाडली बहना एक योजना उन्होंने प्रस्तुत की, एक नए नैरेटिव के तौर पर उसको देखा गया। एक नई योजना थी जिसका बड़ा वेलकम हुआ, और जिसकी बीजेपी को बहुत ज़रूरत भी थी कि आप एक नए विचार को, एक नई स्कीम को रखें। और इसी तरह राजनीति में आप क्या करेंगे, ये जितना महत्वपूर्ण अपने अपोनेंट को, अपने विपक्ष को, चाहे पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाए
या विपक्ष पक्ष के नेताओं को घेरे, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि दोनों जनता के लिए क्या ऑफर कर रहे हैं। क्या ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजेपी को भी धीरे धीरे अपनी रणनीति में ये लाना पड़ेगा कि वो उन मुद्दों पर ज़्यादा केंद्रित हो जो जनता से सीधे सीधे जुड़े हैं। देखिए, निश्चित रूप से यदि छिंदवाड़ा मॉडल की बात आप करते हैं तो फिर आपको भी बताना पड़ेगा कि आपका मॉडल है क्या, आप क्या लेकर आने वाले हैं। और जब जब आप ऐसे कोई मुद्दों को छेड़ेंगे, जैसे उम्र का मुद्दा है, तो आप उम्र का मुद्दा यदि यहाँ छेड़ेंगे तो फिर अब्बास जी ने जैसे कोई सवाल उठा दिए तो निश्चित रूप से आप कांग्रेस को मौका भी देंगे। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही पारस जैन जो पूर्व मंत्री है जैन से, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उन्होंने जटिया को लेकर ये सवाल खड़ा कर दिया था कि वो भी तो उम्र के उस पड़ाव पर है तो फिर मैं मंत्री क्यों नहीं, हमें अगले चुनाव में क्यों मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे तमाम तरह के सवाल बीजेपी के भीतर से भी उठते रहे। तो हमें लगता है कुछ मुद्दों की राजनीति जो बीजेपी करती आई है, सड़क पानी बिजली के मुद्दे खत्म कर दिए, निश्चित रूप से विकास की रफ्तार बढ़ी, लाडली बहना जैसी जो नैरेटिव बदलने की आप बात कर रहे हैं, ये सब वो चीज़ें हैं जिससे जनता का भी एक समझ आता है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज की सरकार कुछ अलग काम कर रही है। हमने ये भी देखा था कि कमलनाथ भी जब सरकार में आए थे तो कुछ नई चीज़ें लेकर आए थे और इसीलिए जनता ने उनको सराहा था। और इसीलिए 18 महीने वर्सेस 18 साल की बात होने लगती है। तो निश्चित रूप से कुछ नई चीज़ें कांग्रेस को भी लाने की ज़रूरत है, भारतीय जनता पार्टी को भी लाने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे मुद्दों को छोड़ना पड़ेगा जो आप मुद्दा तो उठाते हैं लेकिन खुद की मुश्किल ना बढ़ा दें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है नरेंद्र जी की बीजेपी को कुछ चीज़ें बहुत स्पष्ट बोलनी भी पड़ेंगी। ख़ासतौर से हमें ऐसा लगता है कि उम्र से अधिक आप जो बात कहना चाह रहे हैं, यानी बीजेपी जो कहना चाह रही है वो ये कह रही है कि आपको अवसर कितने मिले, 4 बार के विधायक या सांसद, 3 बार के विधायक या सांसद, और उसके साथ उम्र भी हो चली है। क्योंकि जैसा पिछले लोकसभा चुनाव में इंदौर की और बीजेपी की दिग्गज नेता सुमित्रा महाजन जी जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहीं, उन्होंने ये कहा था कि भाई संकोच अगर आप कर रहे हैं तब भी मुझे स्पष्ट बता दें तो मैं किनारे बैठ जाऊं, क्योंकि बीजेपी में अनुशासन बड़ा मजबूत होता है। तो बीजेपी को उम्र की आड़ लेने के बजाय ये बताना पड़ेगा कि दूसरी पीढ़ी भी इंतजार कर रही है, और जो 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार के विधायक या है, क्योंकि हर जगह ये नियम लागू नहीं होता, ये फार्मूला हर जगह नहीं जाएगा। जहां आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, प्रभावी व्यक्ति नहीं है, वहां ये लागू नहीं हो सकता। ये राजनीति है जी। बिल्कुल। देखिए शरद जी, आपने मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे से विषय को प्रस्तुत कर दिया है कि उम्र और जो पदों को आपको जो अवसर मिलते हैं, यदि आपको बहुत कम छोटी उम्र में यदि अवसर मिल जाता है तो लगातार आपको अवसर प्राप्त होते हैं, और आपके अंदर जितनी योग्यता है, जितनी क्षमता है, उसके प्रदर्शन के लिए आपके पास पर्याप्त अवसर मिले। जैसा कि कमलनाथ जी के साथ भी है, उनको केंद्रीय मंत्री के रूप में भी अवसर मिला, मुख्यमंत्री के रूप में भी अवसर मिला, अभी नेता प्रतिपक्ष के रूप में अवसर भी प्राप्त हुआ था, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस के बने हुए हैं। अभी एक बड़ी अच्छी बात अब्बास हफीज जी ने कही थी, वे भी निश्चित रूप से बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, लेकिन दुख ये होता है कि उस पार्टी के पास कहने के लिए अच्छी बातें नहीं होती, इसलिए अब्बास जी भटक जाते हैं थोड़ा सा। बाकी का देखा जाएगा यदि तो कमलनाथ जी इतने अवसर प्राप्त हो चुके हैं कि मैं समझता हूं कि पर्याप्त उनको इस देश की, प्रदेश की जनता की सेवा के लिए मिल गया है। अब उनको जाके केंद्र में सेवा करना चाहिए, अपने को अन्य दायित्व लेना चाहिए। सच है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी येदियुरप्पा जी भी हैं, सत्यनारायण जटिया जी का भी आपने उदाहरण दिया, लेकिन वे अब जो जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं वे अन्य तरह की हैं और संगठनात्मक जिम्मेदारियां और ऊपरी स्तर की हैं। तो इस तरह का यदि करेंगे तो ठीक रहेगा। यदि कांग्रेस इस तरह से कोई नया नेतृत्व भारतीय, मैं तो नहीं समझता कि कांग्रेस में कोई दूसरी पंक्ति दिख रही हो। कांग्रेस में दूसरी पंक्ति बिल्कुल समाप्त प्राय है। अब या तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की पीढ़ी दिख रही है, और नहीं तो अब्बास जी की पीढ़ी दिख रही है। बीच की पीढ़ी कहाँ गई कांग्रेस की? कहाँ गई अब्बास जी? ये दावा कर रही है बीजेपी। ये सवाल तो शरद जी बीजेपी से होता है हर जगह पे कि दूसरी पीढ़ी पूरी मंत्री बन के ही चले गई, उसको आगे कोई मौका ही नहीं मिला। एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो थी उसके बाद थर्ड लाइन ही अब खड़ी हुई है। तो ये तो शायद सवाल इनका खुद का है। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर रख के बीजेपी में आज चलाई जाती हैं कि ताकि उनके आप ऐसा भी कह सकते हैं अगर सच हो कि दोनों ही पार्टियों का मसला है। मैं शरद जी कहूंगा जैसे पटेल साहब ने कहा कि कमलनाथ जी को अब केंद्र की राजनीति करनी चाहिए। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री का पद कमलनाथ जी पहले से हासिल कर चुके हैं। आज कमलनाथ जी यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के साथ साथ जो जनता है उसकी समस्या के लिए खड़े हुए हैं और उस लड़ाई को लड़ रहे हैं।
और उनके लिए ये बहुत सारी चीज़ें बहुत महत्व नहीं करती हैं। जिस तरह की बातें, जैसे शिवराज जी के लिए बहुत सी चीज़ें महत्व नहीं करती रखती हैं आज, लेकिन आपको आपके कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़नी होती है, जनता की लड़ाई लड़नी होती है। और कमलनाथ जी इस प्रदेश को वो सवेरा जो दोबारा देना है उसके लिए कार्यरत भी हैं, प्रयासरत भी हैं, और हमें उम्मीद भी है कि जनता को जो अच्छे दिनों की एक उम्मीद थी उसको पूरा करने के ऊपर हम सफलता हासिल करेंगे। गैस सिलेंडर की कीमतें कम करनी हो, रोजगार लाना हो, इसी तरह से महिलाओं को जो उनकी सुरक्षा निधि, सम्मान निधि है उसको बढ़ाना हो, ये सारी चीजें करने के लिए ये भी लड़ाई जनता है। पूछेगी आप दोनों दलों से कि बजट कहां से लाएंगे आप। कि बजट के लिए कमलनाथ जी की मुझे एक बात याद आती है, शरद जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही। उन्होंने कहा था कि जब मुख्यमंत्री बने कि यहाँ पर जब सरकारें आई तो जब भी जरूरत पड़ी बजट की, पैसे की, तो दो ही ऑप्शन थे, आबकारी के ऊपर बढ़ा दिया गया और दूसरा कर्जा ले लिया गया। ऑल्टरनेट रेवेन्यू जनरेशन की बात किसी ने नहीं की, वो कमलनाथ जी ने की थी कि हम हमारे जो फॉरेस्ट है उसके टूरिज्म को डेवलप करके और उसके माध्यम से पैसा लाने का काम करेंगे। ऐसे बहुत 15 मैंने आपके स्टूडियो में कहा था, जब इन्होंने 973 के वचन दिए थे, तब मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश का 10 गुना बजट करना पड़ेगा, तब जाके वादे पूरे होंगे। ये इस तरह के बगैर बजट के विचार के केवल कांग्रेस करती है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले से तय कर लिया 12,000 करोड़ लाडली बहना में खर्च होना, और हम पे है उसकी व्यवस्था। देखिए सर जी, एक चीज तो बिल्कुल साफ हो चली है कि जो भी मुद्दे हों, चाहे वो उम्र का मुद्दा हो या बाकी अन्य मुद्दे हों, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी कमलनाथ को ये समझ रही है कि 2023 की एक बड़ी चुनौती है। तो हमें लगता है इस चुनौती और इस चैलेंज को पार करना है तो दोनों ही दलों को अपने अपने तरह से बयानों पर भी गौर करना पड़ेगा, और एक दूसरे को निशाना साधने से अच्छा है कि बेहतर अपनी बातें रखें जनता के सामने, जिसका जनता को इंतजार है। चुनावी राजनीति का पिछला इतिहास भी ये बताता है कि आपको अपने बहुत ही टॉप लीडर अगर कोई है जो आपके सामने खड़ा है, जैसे दोनों ही पार्टियों के दो टॉप लीडर हैं, शिवराज जी का कोई मुकाबला मध्य प्रदेश और बीजेपी में नहीं है, इसी तरह कमलनाथ जी का कोई मुकाबला कांग्रेस और मध्य प्रदेश में किसी अन्य नेता से करने पर नहीं है। दोनों ही पार्टियों के चुनावी रणनीतिकारों को इंतजार करना चाहिए कि कोई गलती हो या तो इन नेताओं की तरफ से या इनकी पार्टियों की तरफ से। अगर आप एक दूसरे के बारे में उनके व्यक्तित्वों को लेकर आप टीका टिप्पणी करेंगे तो जैसे कांग्रेस की पहले कोशिशें मुंह के बल गिरी नरेंद्र मोदी जी को लेकर, और अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी राहुल गांधी जी को लेकर जिस तरह की कोशिशें कर रही है, उनसे भी राहुल गांधी के पक्ष में कहीं बात न चली जाए, इसका ध्यान रखना होगा बीजेपी को। और यही मध्य प्रदेश का गणित है कि अगर आप शिवराज जी को लेकर हमलावर होते हैं तो एडवांटेज बीजेपी को होता है, और यही सवाल कांग्रेस के लिए खड़ा होता है, अगर आप कमलनाथ जी को पकड़ते हैं तो एडवांटेज कांग्रेस को होता है। यानी मुद्दों पर आइए, नई बातों पर आइए, जनता से जुड़े पहलुओं पर आइए। व्यक्तिगत एक टीका टिप्पणी जरूर मीडिया की सुर्खियां बनती है, लेकिन ये पार्टी को चुनावी लाभ कितना पहुंचाती है ये रहस्य कभी सुलझेगा, ये मुझे तो बड़ा कठिन लगता है। बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज साहब, बहुत शुक्रिया मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा धर्मांतरण। नमस्कार।